है गाइस, कैसे हो आप सभी? मस्त। तो हमारा 12th का इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया था। इसमें हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था, कुछ उसकी डेफिनेशंस सीखी थी, और साथ में फिर हमने पढ़ा था कि जो वैद्युत चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका है, ये चार्ज के ऊपर बेस्ड है, स्टडी ऑफ चार्ज है। तो हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और साथ में क्या पढ़ा था कि चार्ज डेवलप कैसे करते हैं। बात क्लियर? आपको याद भी होगा कि हम लोगों ने चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। 2 मिनट में रिकैप करना चाहो तो कर सकते हो। क्या क्या पढ़ा था? चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है आपका, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि जो लाइक चार्जेस होंगे या सेम चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दूसरा क्या था कि जो आपके अपोजिट चार्ज हैं, पॉजिटिव निगेटिव या अनलाइक चार्ज बोल सकते हो, है ना, ये चार्ज ये क्या करेंगे, ये आपको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक। सबसे छोटा चार्ज कौन सा था? इलेक्ट्रॉन। ये भी हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये भी हमने पढ़ा था। ठीक। इसके अलावा कुछ हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टाइप की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि नेट चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहता है ना। और फिर हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी किसी भी सिस्टम पे अगर नेट चार्ज है वो कितना होता था? Q = NE के फॉर्म का, है ना। अब मैं लिखने वाला नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें आपने पिछले वीडियो में पूरी की पूरी डिटेल में पढ़ रखी है, बस मैं रिकैप करवा रहा हूँ। ठीक। इसके अलावा हमने और भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी इसमें कि चार्ज को डेवलप कैसे करते हैं। तो चार्ज डेवलप करने के हमारे पास 3 मेथड थे। एक फ्रिक्शन था, दूसरा कंडक्शन मेथड था, तीसरा इंडक्शन मेथड था। तो तीनों में हमने देखा था, फ्रिक्शन में हम 2 ऑब्जेक्ट को रब करते थे। कंडक्शन में क्या होता था कि एक अनचार्ज को एक चार्ज के साथ फिजिकली कनेक्ट कर देते थे। और इंडक्शन में क्या होता था कि एक अनचार्ज के पास एक चार्ज जब हम ला के रखते थे तो वो अपने आप से उस पर कुछ चार्ज डेवलप कर लेता था, जिसको हम लोगों ने इंड्यूस चार्ज बोला था। बात क्लियर? तो यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने पढ़ चुकी है, पढ़ ली। अब हम इस कहानी में प्योरली इंटर करते हैं जो हमारे 12th के सिलेबस में है, जो हमको पढ़ना है चैप्टर वाइज प्रॉपरली। बात क्लियर? तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ स्टडी ऑफ चार्ज था, है ना। क्या था ये था हमारा स्टडी ऑफ चार्ज, यानी आवेश का जो अध्ययन है वही आपका वैद्युत चुंबकत्व के अंदर आता है। समझे? हमको सिर्फ आवेश के बारे में पढ़ना है। अच्छा, चार्ज के साथ भी कुछ केसेस पॉसिबल है। अब चार्ज अगर मान लो कहीं पे है तो या तो वो कहीं रखा होगा या मूव कर रहा होगा। 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। अब मूव करने की भी अलग पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं चार्ज की कंडीशन के साथ। अगर पहली कंडीशन क्या है, इफ चार्ज इज इन रेस्ट, यानी कि चार्ज आपका स्थैतिक है। कैसा? स्थैतिक। यार गलत हो जाएगा हिंदी में, चलो स्थैतिक है। ठीक। आपका रेस्ट में है। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उस कंडीशन पे कहीं, सपोज करो, आप इमेजिन करो थोड़ा सा कि चार्ज कहीं पे टेबल पे रखा हुआ है, कोई आपके रूम में एक टेबल है उसके ऊपर रखा हुआ है, तो क्या हो रहा होगा कि वो चार्ज कुछ ना कुछ तो वो डेवलप कर ही रहा होगा। ठीक। अगर चार्ज कहीं पे रेस्ट में है तो वो क्या डेवलप करता है? वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फिर कई सारी चीज़ें आएंगी, फोर्स आएगी, पोटेंशियल आएगी, वो अलग की बात है। तो यानी अगर चार्ज कहीं पे रेस्ट में है तो हमको वो क्या डेवलप करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। और इसके अंदर ही हमको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? आपका पहला चैप्टर जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, जिसमें आपको कूलॉम लॉ वगैरह पूरा पढ़ना पड़ेगा। दूसरा इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा गॉस थ्योरम, है ना, ये भी आपका इसी के अंदर आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। ठीक। तीसरा आपको इसी में कैपेसिटर वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा,
ठीक, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में मिलेंगी? जब चार्ज आपका रेस्ट में होगा। अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या जनरेट करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। ठीक, दूसरी कंडीशन आपकी जो हो सकती है पॉसिबल, वो क्या हो सकती है कि इफ़ चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी, बट कैसी वेलोसिटी? कांस्टेंट, ध्यान रखना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो जब भी चार्ज कहीं पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, सपोज करो कि आप अगर एक वायर ले लेते हो और वायर में आप चार्ज फ्लो करवाते हो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा हो, है ना, तो क्या होगा? उसमें एक करंट भी डेवलप करेगा। अब उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप करेगा ही करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप करेगा ही करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप करेगा ही करेगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करेगा। बात क्लियर? तो अगर कहीं पे किसी वायर में या कहीं पे भी चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करेगा। बात क्लियर? इसके अलावा तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है जो पॉसिबल है? अच्छा, इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो इसके अंदर में हमको कितने चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे? इसके अंदर जब आप आओगे, एंट्री करोगे, तो आपके सिलेबस में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको इसी के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा आप मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा, है ना, और आपकी अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगी, अर्थ मैग्नेटिज्म है, बाकी सारी की सारी कहानी जितनी भी मैग्नेटिज्म की आएगी हम लोग इसी के अंदर पढ़ेंगे। बात क्लियर? तीसरी जो कंडीशन पॉसिबल होती है वो क्या होती है कि अब चार्ज आपका पहले रुका हुआ था, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इस कंडीशन भी मूव करेगा, बट कैसे? एक एक्सीलरेशन के साथ, है ना। चार्ज आपका कैसा होना चाहिए कि एक्सीलरेटेड होना चाहिए। तो इफ चार्ज इज एक्सीलरेटेड देन क्या होगा? इस कंडीशन में वो जो चार्ज आपका एक्सीलरेटेड है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। बात क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप करेगा ही करेगा, ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करेगा, ये भी उसकी प्रॉपर्टी में आ गया कि मूव कर रहा है। तीसरी चीज़, एक चीज़ और डेवलप होता है कि वो एनर्जी रेडिएट करता है, रेडिएट एनर्जी। बात क्लियर? अब ये जो कहानी है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा सिनेरियो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और साथ में वो एनर्जी भी रेडिएट करती हैं। अब अगर आपको पता होना चाहिए थोड़ी बहुत कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं, तो अगर आप थोड़ा सा अगर जानकारी रखना चाहो तो जो एक्स रेज हैं, है ना, तो ये एक्स रे आप जब करवाने जाते हो तो डॉक्टर अगर कोई समस्या हो गई तो क्या होता है कि वो एक्स रेज आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, हाईली एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। बात क्लियर? तो वो भी आपके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई। सन से जो आपकी लाइट आती है ये भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और ये एनर्जी भी रेडिएट करेंगी। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है जो इसमें अगर आप थोड़ा सा बेसिक बात समझना चाहो तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनका जो चलने की डायरेक्शन होती है कुछ ऐसे होती है। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, कुछ बना लेते हैं ऐसे ही कहानी सिनेरियो, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, है ना। मान लेते हैं आपकी कोई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होंगे वो इसके परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि अगर ये एक्स एक्सिस में है तो वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड एक्सिस में कौन होगा, मैग्नेटिक फील्ड। बात क्लियर?
तो ये समझ लो, आपको समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, जिस दिशा में आपकी वेव ट्रेवल कर रही है, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। बात क्लियर? ठीक, तो ये हो गई हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, एक पूरा का पूरा चैप्टर मिलेगा आपको। ठीक, तो ये आपका एक बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया कि हमको पढ़ना क्या क्या है ना। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर पे। चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, है ना। तो हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर पे आने से पहले हम थोड़ा सा बताते हैं आपसे कि हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग सीधे एंट्री करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 पे एंट्री करते ही हमारा जो पहला चैप्टर मिलता है जिसमें हमको पढ़ना होता है कूलाम्स लॉ, है ना। तो हम लोग कूलाम्स लॉ को पढ़ेंगे आज प्रॉपरली और समझेंगे क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है और इससे किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पॉसिबल होते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं आपके, है ना। तो बस बने रहिए, मज़े के साथ पढ़ते रहिए। तो डाल लेते हैं कूलाम्स लॉ, हेडिंग डालो सभी, कूलाम्स लॉ। अगर आप सबने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रखा है, कभी पढ़ रखा है थोड़ा बहुत न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो अभी आप देखोगे कि जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कूलाम्स लॉ के लगभग सिमिलर है ना। बस वहाँ पे मास यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग चार्ज यूज़ करेंगे। अगर आपने पढ़ रखा है तो एक बार कंपैरेटिव स्टडी इसकी करिएगा, यहाँ पे आप कंपैरिजन करके देखिएगा, है ना। दोनों चीज़ें एकदम सिमिलर मिलेंगी। ठीक, तो कूलाम एक साइंटिस्ट थे, आपको पता है, उन्होंने ही ये लॉ दिया था, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम्स लॉ बोलते हैं। हुआ क्या था कि कूलाम साहब ने बताया कि अगर कहीं पे दो चार्जेस Q1 Q2 कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस ले लो R, ठीक, तो ये चार्जेस एक दूसरे पे एक फोर्स लगाएंगे, इफ़ टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ R देन दीज चार्जेस अप्लाई अ फोर्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे एक फोर्स लगाएंगे। जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बात क्लियर, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 and F also directly proportional to Q2 and F inversely proportional to square of distance। बात क्लियर? अच्छा, फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, जो आपको ध्यान देने वाली बात है। कूलाम साहब ने बताया कि अगर कभी दो चार्ज कुछ r दूरी पे रखे हुए होते हैं तो वो चार्जेस एक दूसरे पे एक बल लगाते हैं, एक फोर्स लगाएंगे। जो फोर्स का परिमाण होगा या जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन आवेश, जो ये आपके चार्जेस हैं, इनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख सकते हो ऊपर, क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, चार्ज अभी आप Q1 को 2 गुना कर दो तो फोर्स भी आपका कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इसको 4 गुना कर दो, 4 गुना हो जाएगा। 10 गुना कर दो, 10 गुना हो जाएगा। कुल मिला के अगर आप चार्ज बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ाने पे फोर्स भी बढ़ेगा। दूसरी बात क्या बताई उन्होंने ये बताया कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा। बात क्लियर? जैसे ही आप इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो आपको एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में R²। बात क्लियर? और जैसे ही आपको पता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो हमको कुछ ना कुछ एक नई चीज़ मिल जाती है, एक कांस्टेंट मिलेगा, और कांस्टेंट को हम मान लेते हैं K Q1 Q2 अपॉन R²। अगर आपने थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखा हो, आपको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला याद हो, तो आपको पता होगा कि जो न्यूटन साहब ने फोर्स दिया था वो क्या था, F इज इक्वल टू G
m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, यही तो था, देखो ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो एफ भी है, ठीक एफ है, जी है, यहाँ पे के है, यहाँ पे m1 m2 है और यहाँ पे q1 q2 है। बात क्लियर? यानी कि ये जो फोर्स था ये किसके लिए था? दो मासेस के लिए था। जी यहाँ पे कांस्टेंट था और ये जो फोर्स है ये किसके लिए है? दो चार्जेस के लिए है और के यहाँ पे कांस्टेंट है। बात क्लियर? ठीक। अब कोई कांस्टेंट आता है तो हमको उस कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है कि वो कांस्टेंट है क्या। तो जो के है आपका, इस के की कुछ एक डिफिनिट वैल्यू है, हम इधर लिख लेते हैं। जो के है आपका, इस के की एक डिफिनिट वैल्यू है क्या? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बात क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया? के। इसकी एक डिफिनिट वैल्यू है। इसको हम लोग 1/4π एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। बात क्लियर? इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 1/4π एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है कि सर ये एप्सिलॉन नॉट कौन सी नई चीज़ आ गई हमारे सामने? हमारे सामने कुछ नई क्वांटिटी, को नई चीज़ मिली, इसको हम लोगों ने बोला एप्सिलॉन नॉट। तो जो ये एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और हिंदी में क्या बोलेंगे? निर्वात की वैद्युतशीलता। बात क्लियर? या इंग्लिश में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी कुछ वैल्यू भी होती है। वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात क्लियर? तो ये हो गई आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, है ना। मेरे हिसाब से कि ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो हमने बात करी, जो हमने पढ़ा कूलाम लॉ के बारे में, सबको क्लियर हो गया होगा। क्या हुआ कि अगर कहीं पे दो चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है। फोर्स आपका अट्रैक्टिव रिपल्सन है या अट्रैक्शन है, वो तो हम बात की बात है, वो तो हम आगे देखेंगे। ठीक, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो उन आवेश के परिमाण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू चार्जेस। ठीक, जैसे ही दोनों को कंबाइन करा तो क्या मिला? F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस K इज नोन एज कांस्टेंट और द वैल्यू ऑफ K इज 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। And it is also equal to 1/4π एप्सिलॉन नॉट. This epsilon naught is also known as permittivity of free space. The value of epsilon naught is 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात क्लियर? यहाँ तक का कोई डाउट नहीं है, एकदम डन। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमको पता है कि जो हमारा फोर्स है ये एग्जैक्टली है क्या? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो जब भी हमारे साथ कोई वेक्टर क्वांटिटी आती है तो हमको उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक, अभी के लिए हमारे पास हमको क्या मिला? फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल गया, परिमाण मिल गया, कितना है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट जैसे ही आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो हमको उसकी डायरेक्शन भी मिलेगी कि डायरेक्शन क्या होती है। तो आप लोग लिख लो, हेडिंग डाल लो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, है ना। इसको आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट मार लो या नोट कर लो। हम लोग आगे बढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ पे। कूलाम्स लॉ, हेडिंग डाल लो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ठीक, मज़े के साथ। तो हम भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हेडिंग, अच्छा लगेगा। आप सब लोग डाल रहे हो, हम नहीं डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। वाह, अच्छा, राइटिंग अगर मेरी समझ में ना आए तो बता देना भाई, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको और थोड़ा इम्प्रूव करूँ, है ना। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ के लिए हमको पता होना चाहिए कि कुछ वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आप सबको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप पढ़ सकते हो। वेक्टर के बारे में पहले पढ़ लो, थोड़ी सी बेसिक जानकारी। वैसे हमको जितनी ज़रूरत पड़ने वाली है हम यहाँ पे डिस्कस करते समय अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम उसको साइड में डिस्कस कर देंगे आपके लिए, कि आपको वो चीज़ रिकॉल हो जाए। बात क्लियर? ठीक है। तो होता क्या है कि वही सिचुएशन जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो चार्जेस रखे हुए हैं, रख देते हैं दो चार्जेस फटाक से। कौन कौन से? एक आपका Q1 रखा हुआ है, दूसरा आपके पास Q2 रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप थोड़ा सा और अच्छा बना लो कि ये प्लस का Q1 है, ये भी कैसा है? प्लस का Q1 है। पॉजिटिव पॉजिटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव, जैसा भी आप चाहो, उचित सा हो वैसा बना सकते हो। ठीक, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, कितनी है? R है।
यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r है, कोई समस्या की बात नहीं है। अब बात आती है कि ये चार्ज, इस पर एक फोर्स लगाएगा, ये चार्ज मतलब इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, बात क्लियर। और आपको पता है कि फोर्स कैसा है भाई साहब, एक रिपल्सिव फोर्स है या अट्रैक्टिव फोर्स है, ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर लाइक चार्जेस है तो कैसा फोर्स लगाएंगे, लाइक है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब बात आती है कौन सा चार्ज किसको किधर रिपेल करेगा, बात क्लियर, कौन सा चार्ज किसको किधर रिपेल करेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी एक को फिक्स करते हैं। मान लो हमको Q2 को देखना है कि किधर ये भाग रहा है, किधर ये रिपेल होगा, तो हम Q1 को कर देते हैं फिक्स। जैसे ही आप इसको फिक्स करोगे और इसको फ्री छोड़ोगे तो ये क्या करेगा, कौन भागेगा, Q1, Q2 किधर भागेगा, बाहर की तरफ। जिधर वो भागता है वही क्या होती है, फोर्स की डायरेक्शन, बात क्लियर। तो यानी कि Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ हुई, यानी कि ये फोर्स हुआ। अब इसको रीड करते हैं, किस पे फोर्स लगा, Q2 पे लगा, किसने लगाया, Q1 ने लगाया, 2 वाले पे लगा, 1 वाले ने लगाया, इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया, F21, बात क्लियर। अब इसको रीड करने का जो तरीका है क्या बोलेंगे, F21, इट मीन्स कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, दूसरे आवेश पर बल पहले आवेश के द्वारा, बात क्लियर। अब इसी तरीके से अगर Q1 पे आपको डायरेक्शन देखनी है तो क्या करोगे कि आप Q2 को फिक्स कर दो। जैसे ही फिक्स करोगे तो आप देखोगे कि अरे ये वाला भागेगा किधर की तरफ, बाहर की तरफ, भाग गया, कितना भागा वो अलग की बात है, लेकिन अब भागा तो फोर्स आ गया बाहर, किस पे आया, 1 पे आया, किसकी वजह से आया, 2 की वजह से आया, और ये बन गया आपके पास, बात क्लियर। तो हमने फोर्स को कैसे बनाया, वेक्टर फॉर्म में बनाया, देखो डायरेक्शन शो करी, बिल्कुल शो करी, ठीक। अब बात आती है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी थी, ये r थी। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जब डिस्टेंस को रीड करते हैं तो ये रीड करने के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी डायरेक्शन क्या ले रहे हैं। मान लो हमारे पास एक लाइन है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो कि हमारे पास एक लाइन है AB, ये एक वेक्टर फॉर्म है, ये एक वेक्टर है AB वेक्टर। तो इसको अगर आप A से B की तरफ जा रहे हो तो आप रीड करोगे AB, और आप B से A की तरफ आ रहे हो, ये है A से B की तरफ, है ना। और अगर आप B से A की तरफ आ रहे हो तो आप इसको रीड करोगे BA, बात क्लियर, ध्यान रखना। यही सिचुएशन अभी यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर हम 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो इसको बोलेंगे R12, और 2 से 1 की तरफ आएंगे तो बोलेंगे R21। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये वेक्टर को रीड करने का तरीका होता है, ठीक। तो अब हुआ क्या कि ये पूरी की पूरी सिचुएशन इन्होंने बना दी। अब बनाने के बाद क्या लिखते हैं, हमको फोर्स चेक करना है कि कितना कितना फोर्स है, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 पर फोर्स Q1 की वजह से। फोर्स का फॉर्मूला हम पीछे देख चुके हैं, क्या होता है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो रख देते हैं भाई, Q2 पे फोर्स हमने देखना है, तो Q2 पे फोर्स है कितना, F21 चिपका दो, वेक्टर बना दो, बना दिया, ठीक। K चिपका दो, फिर क्या था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब रीड करेंगे तो हम 2 पे देख रहे हैं 1 की वजह से, 2 पे देख रहे हैं 1 की वजह से, तो हमको ट्रेवल किधर करना है, इधर से इधर की तरफ जाना पड़ेगा। तो जब इधर से इधर की तरफ जाओगे तो इसको क्या लिखोगे, R12 वेक्टर, स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मॉड के अंदर, ठीक। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये एग्जैक्टली अभी एक वेक्टर है, अभी ये एक वेक्टर नहीं बना। तो वेक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में एक यूनिट वेक्टर अटैच करना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर किसका अटैच करोगे, जो इसकी ये जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ये बन जाएगा आपका R21 कैप, R21 नहीं R12 कैप, बात क्लियर। अब ये बन गया आपका इक्वेशन 1। अच्छा, यूनिट वेक्टर का मतलब समझ लो, जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आते हैं, है ना। तो जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं इनका मैग्नीट्यूड होता है 1, और ये डायरेक्शन बताने के काम में आते हैं, ये डायरेक्शन बताने के काम में आते हैं, ठीक। इनका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 के बराबर होता है, और इससे हम लोग डायरेक्शन बताएंगे। अब यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, लेट से कि आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, लेट एक वेक्टर ए है आपके पास, और आपको इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर बताना है, तो आप क्या लिखोगे ए कैप रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेक्टर का,
और ये ए कैप होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। बात क्लियर? ये होगा आपका वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ए कैप को भी हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ से देखो तो ए कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए कैप को अगर आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग ये आसानी से लिख सकते हैं, दिस, है ना। और अगर इस पूरे को हमें वेक्टर बनाना हो तो जो ए वेक्टर होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप इंटू मॉड ऑफ ए। बात क्लियर? तो ये आपको छोटा सा एक वो पता होना चाहिए कि जो वेक्टर होता है, वेक्टर कैसी क्वांटिटीज़ हैं? ये होती है आपके पास यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन बताने के काम में आता है। और होता क्या है? ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, अब यहाँ पे जो हमने यूनिट वेक्टर लगा रखा है R12, R12 को हम कन्वर्ट करेंगे कैसे? यहाँ से इसको लिख लेंगे R12 जो आपके पास है ये बन जाएगा R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, ये बन गया। उसको उठा के यहाँ पे चिपका दो तो ये बन गया K Q1 Q2। R इसकी जगह क्या रखेंगे? देख लो उधर से, R12 वेक्टर अपॉन में जैसे ही आप R12 और एक लगाओगे, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा? R12 क्यूब। ठीक, ये आपकी बन गई इक्वेशन 2। ठीक, तो ये फोर्स हमने किस पे निकाल लिया? F21। दूसरे वाले चार्ज पर फोर्स किसकी वजह से? पहले वाले चार्ज की वजह से। ठीक, पहली बात क्लियर हो गई। अगर अब हम पहले वाले चार्ज पे फोर्स निकालें दूसरे वाले की वजह से तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 पे फोर्स Q2 की वजह से, तो ये क्या आ जाएगा? सिमिलरली जो जैसा ऊपर लिखा हुआ है उसी भी हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। क्या चेंज कर लेंगे? F की जगह पे F21 है तो यहाँ पे 1 2 कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। K ही रहेगा, Q1 Q1 ही रहेगा, Q2 Q2 ही रहेगा। चेंज कहाँ पे करना है? यहाँ पे। तो ये आपका R12 है। हम 1 से 2 की तरफ जा रहे थे, जब हम 2 से 1 की तरफ आएंगे तो क्या लिखेंगे? R21 वेक्टर। बात क्लियर? और नीचे आपका मिल जाएगा R12 या 21, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये बात भी कि मॉड ऑफ R12 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R21। मॉड का मतलब परिमाण, जितनी इनकी बीच की लेंथ है वो तो फिक्स ही रहने वाली है, उसका मैग्नीट्यूड कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आर मोर सिमिलर, है ना। F12 F21 जितनी क्वांटिटी आपके पास सेम है, ये लगभग पूरी 100%। चेंज क्या है? R12 और R21। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप किसी वेक्टर को R12 वेक्टर को R21 लिखते हो तो ये कब सही होगा? जब इसके साथ एक माइनस अटैच करोगे। बात क्लियर? आप इस वेक्टर को 180 रिवर्ट कर रहे हो। 180 घूमने का मतलब कि अगर आप कोई वेक्टर इस साइड जा रहा है तो आप इसको जस्ट वापस कर रहे हो पीछे, तो वो क्या शो करेगा? उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई कितनी? 180 डिग्री। तो यानी कि अगर आप इन दोनों को, हम लोग थोड़ा सा बोर्ड साफ करना पड़ेगा मुझे, तो आप लोग ये देख लो, नोट कर लो साइड में, और हम बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं आगे के लिए। आप लोग इस पॉइंट को याद रखना, ठीक। इक्वेशन 2 को जो हमारे पास है F12, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन में R12 क्यूब का दिस, ठीक। और यहाँ पे जो R21 है इसको हम लिख लेते हैं R12, और जैसे ही आपने इस R21 को 12 किया तो आपको -1 अटैच करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से ये देखो तो ये है क्या? ये है आपका F12 इज इक्वल टू F21 माइनस टाइम्स। बात क्लियर? कोई समस्या? यही चीज़ आपको प्रूफ करके निकालनी थी। क्या निकालना था? कि देखो भाई है क्या, अगर आप सोचो कि सर यहाँ पे F12 बराबर F21 हमको प्रूफ करना था, तो ये कौन सी बात हो गई? ये एक्चुअल में हमको ये बताता है कि जो चार्ज Q1 है और जो चार्ज Q2 है, ये दोनों एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं। बात क्लियर?
Q1 ने भी Q2 पे लगाया और Q2 ने भी Q1 पे लगाया। बात क्लियर? यानी कि अगर आप अपने एक दोस्त के साथ झगड़ा कर लो, एक तमाचा उसको मारो तो वो भी तो एक मारेगा। बात क्लियर ना? अभी मामला क्लियर हुआ होगा। Q1 ने Q2 पे एक फोर्स लगाया और Q2 ने Q1 पे एक फोर्स लगाया। ठीक, जो उन फोर्सेस की डायरेक्शन है वो कैसी है? जस्ट अपोजिट, यानी कि एक की इधर है तो एक की जस्ट अपोजिट दूसरी साइड में। माइनस का मतलब क्या? डायरेक्शन अपोजिट है। और इन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है, यानी मॉड ऑफ F12 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F21, यानी कि इनका जो परिमाण है वो कैसा है? बराबर। बात क्लियर? अब यहाँ से हम लोग सोचते हैं, एक न्यूटन साहब ने एक थर्ड लॉ दिया था अपना, कई सारे दिए थे, वैसे 3 दिए थे कि 4? 3 है ना, कोई 4 भी सोच लेगा। ठीक, तो थर्ड लॉ जो था आपका वो क्या था? एक्शन रिएक्शन पेयर। तो वो थर्ड लॉ क्या बोलता था कि अगर आप किसी चीज़ पे कोई फोर्स लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट भी आप पे एक फोर्स लगाएगा, यानी एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। बात क्लियर? कोई समस्या नहीं थी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये पेयर जो बन रहा है फोर्सेस का, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं? भाई एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या? कि जितना फोर्स इसने इस पे लगाया उतना ही फोर्स इसने इस पे लगाया, एक्शन रिएक्शन पेयर। अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो से मेरे हिसाब से अगर सबको क्लियर हो गया हो तो हम कुछ एक रिजल्ट्स निकालते हैं और उन रिजल्ट्स को लिखते हैं। एक बार हम फिर से इसको रिकॉल कर रहे हैं, पूरा ध्यान रखिएगा। 2 चार्जेस थे हमारे पास, Q1 Q2। Q1 ने Q2 पे एक फोर्स लगाया F21 और Q2 ने Q1 पे एक फोर्स लगाया F12। ठीक, हमने फोर्स लिखा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या हो गया? F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मीन्स इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड, यानी R12 का स्क्वायर। और 12 जो हमने लिखा है ये सिर्फ इसको रीड करने की डायरेक्शन की वजह से लिखा है। बात क्लियर? ये आपका यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है और इस यूनिट वेक्टर के लिए हम लोगों ने साइड में एक एग्जाम्पल देखा था क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर को हम जब वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा दिस वेक्टर अपॉन मॉड, और ये मॉड यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 3 बना देगा, पावर 3, और ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। और सिमिलरली हमने दूसरी इक्वेशन लिखी थी, इन दोनों को हमने कंपेयर कर दिया और कंपेयर करने के बाद हमको एक रिजल्ट मिल गया कि जो फोर्स है F12 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F21 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल टू F21। बात क्लियर? अब इससे कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं, उन रिजल्ट्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, पहला रिजल्ट क्या है? फोर्स जो है आपका 2 ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो फोर्स है आपका 2 ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, यानी कि एक तो Q1 पे लग रहा है, दूसरा किस पे लग रहा है? Q2 पे लग रहा है। यानी कि 2 चार्जेस हो गए ना भाई साहब, 2 आवेश हो गए, तो 2 आवेश पे फोर्स लग रहा है, यानी कि फोर्स एक्ट्स ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। बात क्लियर? पक्की बात? दूसरी बात अगर आप देखो तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है सेम है, बराबर है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी सेम, या मस्ट बी सेम, या हैव सेम। ठीक, तो पहला रिजल्ट हमने क्या निकाला कि फोर्स एक्ट्स ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। बात क्लियर? दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसा है भाई साहब? इज सेम। सही लिखा ना? FOR, देखो स्पेलिंग गलत हो गई, इज सेम। ये बात भी क्लियर हो गई। तीसरा क्या है? डायरेक्शन कैसी है? डायरेक्शन देखो तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है ना, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट। किसके यार? अपोजिट टू ईच अदर। दोनों फोर्सेज हैं, उन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। ठीक, 3 निष्कर्ष निकाल लिए। अब इन 3 रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं? इन 3 रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग ये क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। न्यूटन साहब का नियम, न्यूटन साहब ने ही तो बोला था कि
हर एक एक्शन फोर्स के अपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स आएगा, बट एक्शन रिएक्शन होना क्या होता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, और ये जो फोर्स है हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। पहली कंडीशन है कि फोर्स दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए, लग रहा है, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, अपोजिट है, बात क्लियर। तो ये फोर्स कैसा हो गया आपका, एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गया। दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते थे, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते थे जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये आपका एक कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स है, यानी कि इट इज़ एन कंजर्वेटिव फोर्स, बात क्लियर। तो ये आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। दूसरी बात करते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो पहले आप एग्जाम्पल समझिएगा, उसके बाद इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। ऊपर के तीनों रिजल्ट हमने पढ़े हैं कि फोर्स, मान लेते हैं पहले एक सिनेरियो, एक स्टूडेंट है, एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक स्टूडेंट है बढ़िया सा, बड़ा ही इंटेलिजेंट है, तो उसको हमने एक कंडीशन दी, हमने बोला कि बेटा 2 चार्ज रखे हुए हैं। बोला यस सर, रख दिया हमने 2 चार्ज। हमने बोला कि इन दोनों चार्ज पे एक फोर्स लगता है, यानी Q1 Q2 पे एक फोर्स लगाता है और Q2 Q1 पे एक फोर्स लगाता है। उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ज़रा हमको इसको आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दो। तो उसने क्या किया, उसने 2 चार्जेस बना दिए। बोला Q1 पे एक फोर्स लगा, Q2 पे एक फोर्स लगा। Q1 पे जो लगा F12 लगा और Q2 पे जो लगा F21 लगा। इनके बीच की डिस्टेंस R। क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है? आप सोच के देखो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। पहली कि फोर्स 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, डायरेक्शन इज अपोजिट, बट दिस इज नॉट ट्रू। बात समझे? तो इस पॉइंट को समझिए। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जो फोर्स होगा वो आपका हमेशा सदैव इन 2 चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, इस लाइन के अलोंग होगा, या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, एक जो भी कंडीशन होगी, जैसा चार्ज होगा उसके बेसिस पे। तो जो फोर्स होगा ये ऑलवेज एक्ट्स ऑन लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्जेस। बात क्लियर? इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक इसका स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है इस प्रॉपर्टी की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। बात क्लियर? तो ये मामला क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कैसा फोर्स है, एक सेंट्रल टाइप का फोर्स है। कोई डाउट होने वाली बात यहाँ पे है ही नहीं। ठीक, तो मेरे हिसाब से कि कूलॉम्स लॉ आपको एकदम क्लियरली बैठ गया होगा दिमाग में, क्या होता है, कैसे आता है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, इसके अंदर क्या क्या कहानी होती है। तो इसका जब हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया, समझ लिया क्या है, तो अब इसके कुछ एक क्वेश्चन भी करना चाहिए हम लोग को, है ना, क्योंकि फिजिक्स न्यूमेरिकल के बगैर अधूरी होती है। तो वैसे तो ऐसा कुछ खास बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आज नहीं ट्राई करेंगे हम लोग, बस 1-2 छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर हम लोग फर्दर वाले अगले लेक्चर में इसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो आप डाल लीजिए न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 या 2 1-2 ठीक है भाई साहब, 1 या 2। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है। पहले आप सब लोग जेई की तैयारी करने के प्लान में हो, नीट की तैयारी करने के प्लान में हो, तो हमारा एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि विच वन इज़ ट्रू। हेडिंग क्वेश्चन है विच वन इज़ ट्रू। पहला क्वेश्चन पहले नोट कर लेना,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ठीक, दूसरा आपको मैंने दे दिया, इट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज always form action reaction pair। ठीक, तीसरा आपका है स्मॉलेस्ट चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विच वन इज ट्रू, पहला ऑप्शन है ए बी सी ऑल, दूसरा ए एंड बी, तीसरा ए, चौथा, ये दूसरा है ना, चौथा ए सी। बस, तो ये तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है क्वेश्चन में, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आप सब पढ़ चुके हो, तीनों की तीनों प्रॉपर्टी आई थिंक आपको रटी होंगी। ठीक, तो आप बता सकते हो कौन सा सही होगा, ये सही होगा बच्चा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हम बस खाली ऐसे ही तफरी में मैंने सोचा कुछ एक बता देते हैं ताकि आपको पता रहे कि हाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो तो काम आ सकती हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन कुछ साल पहले जेईई के एग्ज़ाम में आया हुआ था, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है आसान ही, बट आपको थोड़ा सोचना है, सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को समझने के लिए। अगर आप सोच लोगे तो कर लोगे। जेईई ने बोला कि भाई साहब आपके पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, इनके बीच की कुछ दूरी है r और दिस r इज़ फिक्स्ड। क्या है, इसको हमने फिक्स कर दिया। टू चार्जेस Q1, टू चार्जेस बोथ आर Q are placed at a distance of r is fixed। क्वेश्चन था what is the minimum possible force। मिनिमम पॉसिबल फोर्स आपको बताना था, क्या आएगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन चाहो तो आप पूरा नोट कर लो। टू चार्जेस बोथ आर Q आर प्रेजेंट, बोथ टू चार्जेस बोथ आर Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r इज फिक्स्ड। ठीक, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन देम, है ना। तो ऑप्शन भी उन्होंने दे रखे थे, अगर वो आप लोग ऑप्शन देखोगे तो आसानी से क्वेश्चन पिक कर लोगे, लेकिन आप बगैर ऑप्शन के एक बार हिट करने की कोशिश करो कि क्या पॉसिबल हो सकता है। भाई आपको r नहीं चेंज करना है, मतलब दो फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस नहीं चेंज करनी है, और आपको पता है कि आपके पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ये क्या है, F = K Q1 Q2 / r², है ना। अब सोचो, आपको फोर्स निकालना है, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है भाई साहब, पहले से ही फिक्स हो गया। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया कि r फिक्स करना है आपको, तो r क्या हो गया भाई, ये भी फिक्स्ड हो गया हमारे लिए। हमारे पास बचा क्या वेरी करने के लिए, वेरी करने के लिए हमारे पास सिर्फ चार्ज बचा। चार्ज को वेरी कर लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चार्ज, अब सोचो कि इन्होंने बोला है मिनिमम पॉसिबल फोर्स, कम से कम कितना फोर्स होगा, कम से कम फोर्स तभी होगा जब चार्ज कैसा हो, कम से कम हो। तो कम से कम चार्ज आपने क्या पढ़ा है कि स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप दो इलेक्ट्रॉन को r डिस्टेंस पे प्लेस्ड कर दो, आपका क्वेश्चन देखो हिट हो गया, तो जो फोर्स मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, K E / r²। और यही आपके पास ऑप्शन भी था क्वेश्चन में दिया हुआ, Ke² / r²।
ठीक। अगर आप क्वेश्चन देखोगे ऑप्शन में तो आपको यही ऑप्शन मिल जाएगा, आपको बस टिक कर देना। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस खाली आपको सोचने के लिए हमने दिया था कि आप सोचो। ठीक, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप लोग उठाओगे बुक अपनी, जो बच्चे 12th में है वो अपनी बुक उठाएंगे तो उसमें करने को उनको मिलेगा। जो जेई वगैरह वाले हैं, जो नीट वाले हैं, तो उनको तो वो क्वेश्चन थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगेंगे, उनको एकदम से तगड़ा मटेरियल चाहिए होगा, है ना। तो हम लोग बेसिक से ही थोड़ा आगे चल रहे हैं, तो बेसिक से ही चलते रहेंगे। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन जो बच्चों वाले हैं देख लेते हैं एक दो। क्वेश्चन क्या है, पहला आप अपने आप से कर लोगे कि 2 चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 2 कूलाम एंड Q2 इज इक्वल टू 4 कूलाम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, फाइंड फोर्स। क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया, क्या बोला, 2 चार्जेस Q1 इज इक्वल टू प्लस 2 कूलाम, Q2 इज इक्वल टू प्लस 4 कूलाम, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, फाइंड फोर्स। अबे ये बच्चों वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बताऊं मैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन भी ना कर पाओ तो भाई बेकार है, उठा के Q इसमें डाल दो, Q2 को इसमें डाल दो, R को यहाँ पे डाल दो और K की वैल्यू आपको पता है, रख दो, क्वेश्चन खत्म ना। ठीक, तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए। थोड़ा सा और जब आगे जाओगे थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा, बोला जाएगा कि एक आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका एटम है, पता है हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव एक प्रोटॉन होता है ना न्यूक्लियस में, भाई सबको पता है। एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ घूम रहा है तो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, इसके बीच की आपको रेडियस दे दी जाएगी R, तब भी आपको कोई समस्या नहीं, खाली एक लैंग्वेज बना के दे देंगे वो कि क्वेश्चन में इतनी लैंग्वेज, एक 4 लाइन के क्वेश्चन होगा आपके पास। इन अ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज फलाना, है ना। फिर इतने दुनिया भर की कहानी जो देना है दे दिया, आपसे बोलेंगे कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कितना फोर्स लग रहा है, व्हाट इज़ द फोर्स एक्ट्स ऑन द बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तब भी आपको क्या लगाना है, यही फार्मूला यूज़ करो, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K Q1 जो ये रेडियस हो गई R स्क्वायर, रखा चिपकाया आंसर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा और भी कई सारी वैरायटी आपको ढूंढने को मिल जाएगी, जब आप ढूंढने बैठोगे तो बहुत सारी अलग अलग वैरायटी मिलती चलेगी। तो हम लोग अब बाकी इस पे जो न्यूमेरिकल वगैरह है वो कल से स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को करना क्या है कि ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है जो हमने पढ़ा है न्यूटन कूलॉम्स लॉ, इसको पूरा तगड़े से तैयार कर लेना है ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयार रखो। और हम लोग न्यूमेरिकल के लिए कल इंटर करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, अपना रिव्यू दे सकते हो, मस्त। ठीक, अगर मस्त लगा तो मस्त, वरना ब्रस्ट लगा तो ब्रस्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अगर अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे उनको भी कुछ कंटेंट मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और नहीं अच्छा लगा या कुछ कमी रह गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर ये कमी है। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह पूछना हो तो उसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप भी है और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और आप अपने डाउट्स वहाँ पे हमसे पूछ सकते हो, है ना। और कोशिश करते हैं कि हम जल्द ही आपको व्हाट्सएप नंबर ही प्रोवाइड कर देंगे कि आप अपने डाउट्स डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हो। ठीक, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगेन, बाय बाय।